साला। और सर कम्युनिकेशन मिनिस्टर का मतलब क्या था सर? दीवानी निशा। मैच दी कॉलम आएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये सब अलग अलग पोस्ट के नाम है। तो यहाँ पे आप किसी को फाइन इंचार्ज दीवानी रसालत का मतलब आप देखेंगे, शेर शाह अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स। Under Sher Shah, the land revenue admission was well organized. The land survey was sensibly done. The state share is one third of the average production and split in the cash of the crop. Sher Shah is the new silver coins called down. They were solution till it is activated. इस पूरी कहानी को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको नोट्स मिल जाए थोड़े, ताकि चीज आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो शेर शाह का जो अंपायर है, ठीक है, इसी को हम लोग सूर अंपायर के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊँ ना, हम लोग हमेशा भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि अकबर का प्रशासन बहुत बढ़िया था। अकबर वॉज वेरी फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस था, वी ऑल नो दैट। लेकिन आपको पता है अकबर ने मैक्सिमम चीजें शेर शाह सूरी के अंपायर से कॉपी करी है। रिमेंबर दैट। अकबर का अगर आप अंपायर देखोगे, जब आप अकबर पढ़ोगे, अकबर का जब आप मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे ना, तो अकबर ने मैक्सिमम चीजें ना सूर अंपायर से कॉपी करी है। उसका अपना खुद का खास आइडिया नहीं था। मैक्सिमम चीजें अकबर ने यहाँ से कॉपी करी है। ये आपको अभी फील नहीं होगा, जब आप अकबर पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज दिस थिंग कि हाँ सर ऐसा है। सूर अंपायर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी किसान वगैरह मान लो खेती करते हैं, किसान वगैरह जितना भी यहाँ पे उत्पाद करते हैं, किसान लोग यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, मान लो कि किसानों ने 100 रुपए कमाए, इस 100 का 1/3 निकाल लो, 33.3 समथिंग आएगा। किसानों ने जितना भी कमाया उसका 1/3 वो राजा को टैक्स के रूप में देंगे। राजा की जो कमाई हो क्या है? टैक्स ही तो है। राजा के पास अलग से पैसा तो आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शेर शाह ने अपना अंपायर 47 सरकार में विभाजित किया हुआ है। 47 सरकार में अपना पूरा अंपायर बांटा हुआ है। मान लो कि इस तरीके से सूर अंपायर है, ये पूरा सूर अंपायर है। इस सूर अंपायर का 47 टुकड़े कर दो, 47 टुकड़े कर दो, ठीक है, 47 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे करते रहना आगे। तो मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार प्रोविंस शब्द यूज करते हैं कि वो अंपायर इतने प्रोविंस में टूट गया, तो यहाँ पे प्रोविंस शब्द ना यूज करके हम लोग सरकार शब्द का यूज कर रहे हैं। तो सरकार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लैंड। अब मान लो कि मैंने इसके जो है 47 हिस्से कर दिए, मान लो कि काउंट करके देखना कि मान लो 47 हिस्से हो गए होंगे, तो आप कह सकते हो कि पूरा अंपायर 47 सरकार में जुड़ा है। तो सरकार मतलब लैंड का पार्ट, सरकार मतलब धरती का हिस्सा, ठीक है, सरकार मतलब धरती का हिस्सा ना। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे प्रशासन था, प्रॉपर हर एक जमीन को सर्वे किया जाता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द लैंड सर्वे वाज सेंसिटिव। ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है। द लैंड सर्वे वाज सेंसिटिव, ये लाइन भली छोटी सी, बहुत गहरा मीनिंग है। हर एक जमीन को ढंग से सर्वे किया जाता है, हर एक जमीन को ढंग से देखा जाता है, हर एक जमीन की अच्छे से ऑब्जर्वेशन करी जाती है। सर लैंड सर्वे मतलब क्या होगा? ये देखो एक चीज बताऊं, जैसे तुम, मैं बुरा मत मानिएगा, बट जैसे आप अभी रोडों की क्लास में आ रहे हो ना, ये देखो नमन कुणाल ऐश्वर्या, मैं लिटरली बता रहा हूं नहीं लिखेगा पेपर। क्यों अपने सवालों का टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी? मतलब मैं तब से देख रहा हूं यार कि 12 मिनट हो चुके हैं क्लास चलते हुए। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में खुद ही क्लास स्टार्ट करता हूं कि चलो सब लोग आ जाए। मैं हमेशा 2-3 मिनट बाद ही पढ़ना स्टार्ट करता हूं, बिकॉज़ आई वांट कि सब शर्म आती है मैं किनको पढ़ा रहा हूं यार। सुबह 5 बजे सोता हूं, मेरी आंखें देख लो, और मुझे पता है मैं किस सिचुएशन में कैसे उठ के आया हूं नीचे, मुझे मालूम है। बिकॉज़ मुझे पता है कि यार मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आप लोग की ना, कैसे सो के आ रहे हो, ऐसे लोग थोड़ी चाहिए फौज में। और तुम तो पहली परसेंट पे खत्म, तुम क्या जा रहे हो तैयारी करने? बैंक एसएससी की तैयारी करो यार, जाओ, सच बता रहा हूं, फौज नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे आते हैं यार, मतलब देखिए यहाँ पे नहीं, मतलब नहीं है इनके बस की बात। मैं बता रहा हूं, बुरा लगे मान लो यार, जो जो सोचना है सोच लो, बट ऐसे लोग नहीं चाहिए फौज में जो सो के क्लास में आते हैं। एक एटीट्यूड होता है इंसान का, सो अपना बैठो यार फ्रेश होके क्लास में। फौज में तुम्हें जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो अपना वो एटीट्यूड बनाओ जो चाहिए वहां पे। किस जमीन में कौन सी क्रॉप अच्छी हो, मतलब आप जैसे आप देखते हो भारत के अंदर इतना सारा लैंड है, लेकिन आप हर जगह हर क्रॉप नहीं उगा सकते ना। तो लैंड सर्वे का मतलब है कि भाई जो लैंड ज्यादा फर्टाइल होगा, जो धरती ज्यादा फर्टाइल होगी, तो वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा टैक्स करेंट ज्यादा भी कर सकते हैं राजा। अब मान लो कि मान लो सूर्य अंपायर में कुछ एरिया ऐसा है, प्रैक्टिकल समझना, सूर्य अंपायर के अंदर कुछ लैंड ऐसा है जहां पे खेती बहुत बढ़िया हो सकती है, जहां पे मिट्टी काफी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो हो सकता है कि राजा वहां का टैक्स ज्यादा कर दे। और मान लो कि सूर्य अंपायर के अंदर कुछ मिट्टी ऐसी है, कुछ लैंड ऐसा है जहां पे मिट्टी बहुत बंजर है, कुछ लैंड ऐसा बंजर है वहां अच्छी खेती नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि राजा वहां का टैक्स कम कर दे, बिकॉज़ पता है कि यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होगा नहीं, यहाँ पे अच्छी खेती नहीं होगी। तो लैंड को भी सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। सर्वे का मतलब होता है कि जांच करना, जमीन की जांच करना, है ना, कि किस जमीन में हम कितना, मतलब वो कौन सी जमीन है जहां पे हम, मतलब वो कौन सा लैंड का पार्ट है, वो कौन सी जमीन है जहां पे अच्छी खेती हो सकती है, और वो कौन सी जमीन है जहां पे खेती अच्छी नहीं होगी। गेट माय पॉइंट? तो प्रॉपर्टी सब चीजें ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले सवाल बन के आएंगे, ठीक है। मैंने बोला कि जितना प्रोडक्शन करोगे उसका 1/3 आपको टैक्स के रूप में देना है, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, राजा ने आपको दो ऑप्शन दे दिए कि तुमने 100 रुपए कमाए, इसका 1/3 मुझे टैक्स चाहिए। राजा ने किसानों को बोल दिया कि तुमने 100 रुपए कमाए, किसानों ने बोला हाँ सर हमने 100 रुपए कमाए, मुझे 100 रुपए का 1/3 टैक्स चाहिए, 1/3 मुझे टैक्स चाहिए। किसानों ने बोला सर देना कैसे? कि बेटा या तो कैश दे दो, अगर तुम्हारे पास कैश में नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना भी तुमने प्रोडक्शन किया, जितने भी तुमने चावल उगाए हैं, तुमने 10 किलो चावल उगाए हैं, तुमने 100 किलो चावल उगाए हैं, उसका 1/3 1/3 हिस्सा मुझे दे दो। तो चॉइस आपके पास, आप कैश में भी दे सकते हो और अगर आप चाहें तो आप भी दे दें। उसके बाद इन्होंने एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसका नाम है दाम, ठीक है, ओके। और ये सिल्वर कॉइन जो शेरशाह ने अपने समय पे लॉन्च किया, जो सिल्वर कॉइन, जिस सिल्वर कॉइन की उन्होंने खोज करी, ये सिल्वर कॉइन आपको 1835 तक नजर आएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के समय तक, जब अंग्रेज तुम्हारे पर रूल कर रहे होंगे। गेट माय पॉइंट? समझ में आया? ओके नाउ अब आगे चलते हैं। नाउ जाने बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस एंड यहां से पुलिस वर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एंड क्राइम वाज लेस ड्यूरिंग हिज रिजाइन। शाह बॉट मेनी आइडियाज लाइक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम गांधी, मतलब वही वाली बात है, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था कि शेरशाह सूरी से बहुत चीजें कॉपी करेंगे अकबर, जब आप अकबर पढ़ोगे तो कहोगे सर ये तो आपने शेरशाह सूरी में बताया था, लेकिन अकबर ने इसे कॉपी किया हुआ है। लेकिन ये भाई साहब भी कम कॉपी नहीं है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सी चीजें कॉपी करी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट देखिए, पुलिस वर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एंड क्राइम वाज लेस ड्यूरिंग हिज रिजाइन। जहां पर राजा ने कानून सख्त बना रखे हो, अगर मैं राजा हूं, अगर मेरे टाइप, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरे जैसा बंदा, अगर मेरे सवाल कोई बंदा किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाए, मैं यकीन से बता रहा हूं शहर में क्राइम होकर दिखा दे, आप कहेंगे सर बोल रहे हैं
ऐसे ही बोलता है कोई स्टार्टिंग में। मैं यकीन से बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं मैं करके भी दिखाता हूं। सच बता रहा हूं, मैं यही रीजन है कि जरा मैं थोड़ा जा रहा हूं सिविल सर्विस की तरफ। अगर राजा ने कानून इतने सख्त बना दिए कि भैया अगर किसी ने ये गलती कर दी तो ये सजा हो जाएगी, पुलिस किस काम की फिर? मुझे पता है कि मैं राजा हूं, मैंने बहुत सख्त कानून बना रखे हैं कि अगर किसी ने लड़की के साथ बदतमीजी करी तो गला कट जाएगा। इतने खतरनाक कानून अगर राजा ने बना रखे तो लोग तो डर के मारे वैसे ही कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे। तो इसलिए पुलिस वगैरह भी यहाँ पे, पुलिस का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। राजा के कानूनों से ही लोग डरे रहते थे। मतलब एक होता है कि बंदे भैया रहन दो, इस गलती करने से पहले 100 बार सोचो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो वही वाली बात। शाह बोरोड मेनी आइडियाज लाइक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। तो शेरशाह सूरी के भी जो है, शेरशाह सूरी के भी जो घोड़े हैं वो भी अलग दिखने चाहिए। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स मतलब वही, अब सूर अंपायर में इतने सारे घोड़े होंगे, लेकिन भैया शेरशाह सूरी के घोड़े तो अलग दिखने चाहिए ना औरों से। तो शेरशाह सूरी अपने घोड़ों पे दाग बनवा के रखता था, निशान बनवा के रखता था कि देखो मेरा घोड़ा लगे। अब आप ये मत बोलना सर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स क्या होता है, मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ाया था ये। ठीक है, क्लियर? चलिए, एस्टिमेट्स ऑफ शेरशाह, वही ध्यान दें, बात करते हैं। शेरशाह रिमेन अ पायस मुस्लिम एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। सबसे अच्छी बात क्या थी, खुद इस्लाम को मानता था लेकिन दूसरे धर्मों की भी इज्जत बंदा करता था। ही आल्सो एम्प्लॉयड हिंदूज इन इंपॉर्टेंट ऑफिस। इसने कई सारे हिंदूज को भी अपने अलग अलग ऑफिस में नौकरी दी, मतलब हिंदू धर्म के लोगों को भी काम काज पर रखा। द ओल्ड फोर्ट कॉल्ड पुराना किला एंड इट्स मॉस्क वाज बिल्ट इन हिज पीरियड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक पुराना किला है आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर पुराना किला आपको देखने को मिलेगा और एक मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब इसी समय बना था। तो दिल्ली के अंदर एक पुराना किला है, वो इसी के टाइम पर बना था। इस बात को ध्यान रखना। ये पुराना किला जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, द फेमस हिंदी वर्क पद्मावत बाय मोहम्मद मलिक मोहम्मद यासी रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ। अब आप देख लो, ये पद्मावत जो है अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी है पद्मावती जी के साथ, ये इनके समय पे लिखी गई है। अब प्रैक्टिकली सोचो, खिलजी डायनेस्टी आपकी कब 1300 के आसपास चल रही थी, जो आपकी खिलजी डायनेस्टी है वो 1301 के आसपास चल रही थी। और आप सोचो पद्मत कहानी उसके कितने बाद लिखी गई है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी पद्मत कब के जा चुके हैं, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी कब की वो कहानी बहुत पीछे जा चुकी है, उसके बाद इतने सालों बाद इनके समय पद्मत लिखी गई है। तो हम बिलीव नहीं कर सकते कि जो किताब है पद्मवती पूरी तरीके से सच्ची होगी या जो सब बता हुआ रियल में सच होगा। इनफैक्ट आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो मोहम्मद मलिक यासी ने शुरुआत में ये बात बोली भी है कि मैं सिर्फ अपने आइडियाज के हिसाब से बुक लिख रहा हूं, नॉट श्योर कि पद्मावत जो किताब ने लिखी है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो लोग यहीं पर बात क्लियर हो जाती है। तो फिर आपको ध्यान रखना कि इन्हीं के समय पे, मतलब शेरशाह सूरी के समय पे पद्मावत लिखी गई थी। कुछ अरे पल्लवी पद्मवत की स्टोरी थोड़ी पढ़नी है हमें, है ना? वो पढ़ो जो कोर्स में है। ये सब चीज फालतू समय तब पढ़ो ना, अपने पास टाइम थोड़ी है ना। 1545 में शेरशाह की डेथ हो गई। ठीक है, इस बात को आप समझे। 1545 में इनकी डेथ हो गई और 1555 में दोबारा से हुमायूं ने भारत पे कब्जा कर लिया। अब मेरी बात सुनिएगा थोड़ी सी आगे, कुछ बातें इनके बारे में आपको जनरली बताता हूँ। दो तीन चीजें इनके बारे में जो मुझे खुशी लगती है आपको बतानी चाहिए। देखिए, मालवा कैंपेन क्या है सर, ये हम बताते हैं, सुनने पे ध्यान देना। ठीक है, और क्लास के बाद थोड़ा गूगल करके इसके शॉर्ट नोट्स मालवा कैंपेन के बना लेना, इट विल हेल्प यू। तो मैं आज एक चीज बताता हूँ, तुम कई बार नोट्स की भी प्रॉब्लम पूछते हो ना, तो मैं चलो तुम्हारा डाउट दूर करता हूँ। तो मेरा किसी भी चीज के नोट्स चाहिए होते हैं ना, लाइक या तो किसी बुक से पढ़ लो, अगर बुक नहीं है तुम्हारे पास, कोई बच्चा ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इंटरनेट तो सभी के पास है तभी तुम क्लास देख पा रहे हो, कोई भी टॉपिक सर्च करना है ना, गूगल में सिर्फ इतना लिखा करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, कि पता नहीं मैं तो कितनी चीजें गूगल पे आज तक सर्च कर चुका हूं, कोई अंदाजा भी नहीं होगा, लिमिट्स का कोई पता ही नहीं। और मैंने कई चीजें नेट से भी अपने नोट डाउन करी नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में। कोई भी टॉपिक आपको किसी भी नोट चाहिए होता है एक्स्ट्रा, जैसे आप एग्जांपल लो किसी के शेरशाह सूरी की बात कर लो, कुछ मतलब टॉपिक का नाम लिखो गूगल पे, सूर अंपायर फॉर यूपीएससी, बस ये करके सर्च कर दो, ये सर्च वाला आइकन होता है, दबा दो, जो भी टॉपिक है ना उसका नाम लिखो फॉर यूपीएससी और सर्च कर दो, तुम्हें दुनिया भर के नोट्स की वेबसाइट खुल जाएगी, दुनिया भर की वेबसाइट खुल जाएगी, तुम देखना। अगर मान लो तुम्हें कोई ज्योग्राफी का टॉपिक चाहिए तो बड़ी एटमॉस्फेयर फॉर यूपीएससी सर्च कर दो, बस टॉपिक का नाम और आगे फॉर यूपीएससी सर्च करना, इन डिटेल में कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत लिखना फॉर एसएससी। ठीक है, तो फिर अलग ही लेवल के नोट्स मिलेंगे, चार चार गिनती वाले, बस उन्हें पढ़ लो। माय काउ हैज 4 लेग्स, शी इज ब्यूटीफुल, तो वही मिलेगा फिर। ठीक है, तो मतलब बात ये है कि जो भी टॉपिक सर्च करना है उसका आगे फॉर यूपीएससी लिखो और सर्च कर दो। ठीक है, हाँ लेवल अपना कुछ है ना, अब अपन लोग यूपीएससी वाले तो वी हैव सम। आओ आगे चलो, कभी ट्राई करना। नहीं नहीं, 6 से 12 की एनसीईआरटी मत पढ़ो, मैं पढ़ के पागल हो गया था, नीड नहीं है, मत पढ़ो, मैं भी बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जहर हो जाएगी जिंदगी। हाँ खून क्या शुरू हो गया यार, चलो ध्यान दो, 11 12 की पढ़ लो या 9 से 12 पढ़ लो, चलो अब तुमके समय है, इंटरेस्ट आता है तो पढ़ो, तब तो मजा भी आएगा। चलो ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, मालवा कैंपेन। खिजर खान तो यार देख, वैभव मेरी बात सुन, खिजर खान जो व्यक्ति है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम खुसरो खान कह रहे हो, खुसरो खान तो हिंदू था ना पहले, वैभव आई एम टॉकिंग अबाउट खुसरो खान नॉट खिजर खान। ठीक है, मैं खुसरो खान की बात कर रहा हूँ ना कि खिजर खान की। ठीक है वैभव, मुझे लगा तुम खुसरो खान की बोल रहे हो, खुसरो खान तो हम्म, चलो हाँ चलिए, खिजर खान तो गवर्नर था जो कि जिससे सही रहने से स्टार्ट हुई है। चलो ध्यान दो, अभी पहले से पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी, क्लियर। ठीक है, चलो अभी मालवा कैंपेन के बारे में सुन लो। कहा जाता है कि जिस टाइम पे भारत के अंदर सूर अंपायर चल रहा था, भारत के अंदर जिस समय पर सूर अंपायर चल रहा था, हाँ बिल्कुल अभिषेक सरकार को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, बट इतना हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विषय ध्यान दो ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जिस समय पे भारत के अंदर सूर अंपायर चल रहा था, सूर साम्राज्य इंडिया में चल रहा था, तो उस टाइम पे लर्नर्स आप क्या देखेंगे कि भारत के अंदर कहीं सारे राजपूत भी हैं, द लॉर्ड्स ऑफ राजपूत इंडिया।
भारत के अंदर कई सारे राजपूत भी। अब राजपूत के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि राजपूत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। राजपूत नहीं झुकते, उनकी अपनी मतलब कुछ चीजों में राजपूत मुझे बहुत सही लगता है, मतलब जो बात बोल दी तो बोल दी, करना है तो करना है, चाहे हार जाए तो हार जाए, बट अपनी बात से नहीं हटेंगे। अब इस टाइम कुछ राजपूत जो बच्चे होंगे क्लास में, बिल्कुल आसमान में, क्या बात। भले मैं कभी आज तक सीधा खड़ा नहीं हुआ, बट सर ने तारीफ कर दी भाई पहली बार जो है। वही वही, भले मैं कभी सुबह के टाइम से नहीं आया, बट सर ने तारीफ कर दी लाइक। चलो, इसी की मध्य प्रदेश के अंदर है, मालवा जो जगह है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक फोर्ट है जिसका नाम है चंदेरी फोर्ट। चंदेरी फोर्ट, ध्यान रखें, फोर्ट यानी कि किला। ओके, तो मालवा में एक फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, चंदेरी फोर्ट। मालवा मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है ना, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वही रीजन मालवा कहलाता है। ठीक है, तो मालवा एक जगह का नाम है, तो इसी मालवा रीजन में, इसी मालवा जगह में चंदेरी फोर्ट पड़ता है, चंदेरी किला। ना होता क्या है, इस चंदेरी फोर्ट, ये चंदेरी फोर्ट राजपूतों का था पहले। यहाँ पर कहीं सारे आप कह सकते हैं राजपूतों रहा करते थे। होता क्या है कि शेरशाह सूरी को तो हर जगह कब्जा करना है, शेरशाह सूरी जो है हर जगह कब्जा करना चाहता है। तो इस चंदेरी फोर्ट के अंदर सारे राजपूत लोग घुस के इसको बंद कर लेते हैं। मतलब आप ये मानो, इस चंदेरी फोर्ट के अंदर सारे राजपूत लोग घुस जाते हैं और इस फोर्ट को चारों तरफ से बंद कर देते हैं। मतलब शेरशाह सूरी से बचने के लिए कहीं सारे जो राजपूत हैं वो अपनी जान बचाने के लिए चंदेरी फोर्ट में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप कहेंगे सर क्यों छुपे, लड़ते? अरे भैया, उनके साथ अपना परिवार भी, उनकी वाइफ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो राजपूतों ने क्या किया, अपने पूरे परिवारों को, अपनी वाइफ लोगों को, अपने बच्चों को चंदेरी फोर्ट में बंद कर दिया कि शेरशाह सूरी से खतरा है, शेरशाह सूरी राजपूतों के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। अब राजपूत लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं है कि नहीं हम तो झुकेंगे नहीं, हम क्यों झुके तुम्हारे अंडर में। तो होता क्या है कि शेरशाह सूरी को खबर मिलती है कि सभी राजपूत जो है वो चंदेरी फोर्ट के अंदर अपने आप को बंद करके बैठ गए हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी बोलता है चलो भाई चंदेरी फोर्ट चलो। शेरशाह सूरी चंदेरी किले के बाहर आके खड़ा हो जाता है, तो देखता है कि भाई इस फोर्ट के अंदर कहीं सारे, काफी तादाद में राजपूत जो है घुसे हुए हैं, बहुत बड़ा किला था ये। तो शेरशाह सूरी बोलता है राजपूतों से, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम सभी के सामने कसम खाता हूँ, मैं तुम सभी के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें गेट खोल दो, हम बैठ के सुलह करके कुछ चीजें कर लेंगे। ठीक है, आपस में बात करके एग्रीमेंट कर लेंगे कैसे तुम मेरे साथ रह सकते हो। ठीक है, बातचीत करके मैटर को सुलझाते हैं। तो ये कसम वगैरह में ना राजपूत लोग बहुत बिलीव करते हैं कि अगर एक बार हमने कसम खा ली तो बस हम करके रहेंगे। तो शेरशाह सूरी ने बोला कि मैं और लेता हूं तुम सबके सामने, मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, तुम गेट खोल दो, इस किले का गेट खोल दो। हाँ भाई कपिल, बिल्कुल बिल्कुल मान लिया कपिल आपकी बात, समझ गया, तुम राजपूत हो, ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ देखो, अब होता क्या है, तो राजपूत लोग इनकी बात सुन के इन पर भरोसा कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई हम गेट खोल देते हैं। तो चंदेरी फोर्ट का गेट भरोसा करके राजपूतों ने खोल दिया। गेट खुलने की देर थी, शेरशाह सूरी ने सबको निपटा दिया, सबको मार दिया, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, सबको खत्म, सबको निपटा दिया इसने। तो इसी को बोलते हैं मालवा कैंपेन। तो यहाँ से शेरशाह सूरी की जो एक इमेज है वो पॉजिटिव नहीं बनती है। ठीक है, मतलब कसम खा के इसने कसम तोड़ दी। ठीक है, क्लियर? ये था मालवा कैंपेन की कहानी। चलिए ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने किया, मैं उसमें ये क्या बोलूँ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ईयर वगैरह ध्यान रखने के लिए नहीं जितेंद्र, बस तुम्हें स्टोरी ध्यान रखना है, कोई तुमसे पूछा मालवा कैंपेन की स्टोरी, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। चलिए, अकबर द ग्रेट के बारे में बात करते हैं। अब आ रहा है महान कलाकार। ठीक है, मतलब अगर मेडिवल हिस्ट्री में आप कहें मुगल अंपायर के अंदर कोई टॉपिक है पढ़ने वाला तो ये है, अगर मेरे से कोई पूछे, अकबर द ग्रेट। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब अकबर आ चुके हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था आप सभी जानते हैं, इनके बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करें। ठीक है, तो मैं आई वांट कि पहले ये स्लाइड्स को मैं साइड करके आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, वो देखो कुणाल राणा के डाउन देखो भाई, कुणाल राणा क्लास में रेगुलर आते हो क्या? क्लास में रेगुलर आते हो, पहले बताओ मुझे, क्लास में रेगुलर आते हो या नहीं आते हो? सिकंदर शाह सूरी एक रूलर था बस, जिसको कि हुमायूं ने सर क्या यार भाई प्लीज यार, क्लास में ढंग से देखा करो। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद हुई, उसकी डेथ हो गई थी, ध्यान सुनना मेरी बात। 1545 में ध्यान सुनना, शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी है। 1540 में शेरशाह सूरी आया, 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। शेरशाह सूरी की मौत के बाद अगला जो रूलर बना वो बना इस्लाम शाह, वो बना इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के मरने के बाद, इस्लाम शाह के मरने के बाद छोटे मोटे रूलर्स यहाँ पे बैठे थे गद्दी पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1555 के आसपास सूर अंपायर, 1555 के आसपास सूर अंपायर में जो रूल कर रहे थे वो थे सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। और इनके ऊपर हमला किया हुमायूं ने, हुमायूं ने इनको हरा दिया और दोबारा से 1555 से मुगल अंपायर को एस्टैब्लिश कर दिया। सवाल उसकी डेट ध्यान नहीं रखनी है, उसकी डेट कंट्रोवर्शियल है, कहीं पे आपको कुछ और मिलेगी, कहीं पे कुछ और मिलेगी। ये मालवा कैंपेन की डेट याद करना इज नॉट नेसेसरी, मैं बता चुका हूं, एक बार में सुन लिया करो। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, अब आगे देखें। अब इतनी बातें हमारी हो चुकी है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, ध्यान सुनना। अब सूर अंपायर के बारे में हमने काफी बातें पढ़ी, उस जीटी वगैरह सब बता दूंगा आपको, अभी आएगा सब, थोड़ा सा वेट करो, आई विल कवर। अब यहां देखिए, अकबर की कहानी समझिए। अब आप लोग अकबर की कहानी सुने आराम से बैठ के, स्टोरी ऑफ अकबर। ठीक है भाई, अमन चौधरी, सबसे पहले शेरशाह सूरी तो आएंगे। शेरशाह सूरी के जाने के बाद जो अगले राजा बने वो थे आपके इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी गए, उनके बाद इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के बाद कुछ समय बाद आपको सिकंदर शाह सूरी देखने को मिलेंगे, जिनको हुमायूं ने हराया था। क्या करते हो यार, ध्यान दो, अकबर के बारे में ध्यान दीजिए, अकबर के बारे में पढ़ने जाए। देखिए, अगर हम लोग बहुत ही बेसिक से अकबर की कहानी स्टार्ट करें, काफी ज्यादा अलग लेवल की स्टोरी है इनकी और बहुत अच्छी भी है जो बात है। देखिए, होता क्या है कि सूर अंपायर को नष्ट किया हुमायूं ने, सूर अंपायर को नष्ट किया है हुमायूं ने। सूर अंपायर के जो लोग हैं वो हुमायूं से बदला लेना चाहते हैं। अब सूर अंपायर को खत्म करके देखो, ऑब्वियसली बात है, दुश्मनी बहुत बड़ी चीज होती है। आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है कि लोग किसी से दुश्मनी, अगर आपकी आज किसी से दुश्मनी आप इंडिया में देखते हो, लोग मर्डर तक कर देते हैं, है ना, कहते हैं कि भैया पुरानी दुश्मनी थी, ये था वो था, तो वो वाली बात।
अगर 2 मिनट कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अकबर अभी 13 साल के हैं जब अकबर अपनी गद्दी पे बैठे। प्लीज कहानी को एंजॉय कीजिए। 1556 में हुमायूं चले गए, सीढ़ी से गिर के हुमायूं की मौत हो गई। अब 1556 से लेकर लगभग 1605 तक आप मान सकते हैं कि रफली अप्रॉक्स 50 ईयर्स का शासन है इनका। अप्रॉक्स में आप कह सकते हो 50 साल का शासन है, कम नहीं होता 50 साल का शासन। 13 साल की उम्र में ये बादशाह बनकर गद्दी पे बैठ गए थे। हुमायूं के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर कह सकते हो आप, हुमायूं के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर जिनका नाम था बैराम खान, उन्होंने अकबर को ट्रेन किया हर तरीके से। लड़ना सिखाना, घुड़सवारी सिखाना, तीर कमान चलाना, हर तरीके की ट्रेनिंग अकबर को दी है बैराम खान ने, जो कि इनके गार्जियन थे। हुमायूं के जाने के बाद अकबर को बैराम खान ने संभाला है। अकबर को प्रॉपर ट्रेनिंग बैराम खान ने दी है। बैराम खान हुमायूं के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का नाम है। सर एक चीज बताइए, अकबर की स्पेशलिटी क्या है? अकबर की स्पेशलिटी ये है कि अकबर कभी भी मंगोल्स के जो रूल थे उनके मुताबिक नहीं चला है। मतलब सर वी ऑल नो दैट कि जो मुगल्स हैं ये मंगोल परिवार से ही निकल के आए हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब मुगल्स हैं और ये सब राजा जो है ये मंगोल परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन अकबर को जब हम पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में हमें ये जानने को मिलता है कि अकबर ने कभी ढंग से मंगोल परिवार के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं सर? इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। जब हम मंगोल परिवार की बात करते हैं, जब मंगोल्स के रूल्स रेगुलेशन को हम लोग देखते हैं कि मंगोल्स क्या कायदे कानून फॉलो करते थे, तो हमें ये समझ में आता है कि मंगोल्स के समय पर हमेशा मंगोल्स के समय पे हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करता था वो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी राजा के बाद। अच्छा सर, हाँ जी, राजा के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी वो फाइनेंस मिनिस्टर की हुआ करती थी मंगोल्स ट्रेडिशन के हिसाब से, या आप इसे तैमूरिद रूल भी कह सकते हो। मतलब आप मंगोलों में देखोगे तो राजा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पोस्ट थी तो फाइनेंस मिनिस्टर की हुआ करती थी। लेकिन जब अकबर आए तो अकबर ने बोला नहीं नहीं, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, मेरे सामने कुछ और चलेगा। हमने कहा क्या चलेगा? तो यहाँ पर अकबर बोलते हैं कि मेरे समय पर, अभी मैं बादशाह हूं, अभी मैं राजा हूं, मेरे बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो होगी मीर बख्शी की। हमने बोला सर मीर बख्शी कौन होगा? मीर बख्शी होगा सबसे बड़ा आर्मी ऑफिसर, मिलिट्री कमांडर। ठीक, हमने कहा ओके सर। तो यहीं से बात क्लियर होती है कि अकबर के समय पर जो है जो मंगोल्स के रूल थे वो नहीं चले। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस परिवार से बिलोंग करते थे उनको ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, बच्चों को नहीं पता होती। तो ध्यान रखना, ये इनके बारे में क्यों बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इनका नेचर समझ में आ सके कि किस तरह के इंसान थे। तो उन्होंने मंगोल्स के ज्यादा रूल वगैरह माने नहीं है, इन्होंने अपने रूल्स को खुद सेट किया। तो इनके हिसाब से इनके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो मिलिट्री कमांडर की होगी। मतलब जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जो सेना का सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, इनके बाद वो दूसरा बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर राजा के बाद कोई बहुत बड़ी पोस्ट है तो आर्मी ऑफिसर की है। इज दैट क्लियर? मिलिट्री कमांडर की है। क्लियर ना? अब थोड़ी सी इनकी कहानी सुनते हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपके कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर इस कहानी में आप लोग खो जाए। ध्यान से देखिए, अभी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी हिस्ट्री, बिकॉज ये निपटाने के बाद अकबर ये फटाफट बता दूं, फिर विजयनगर एम्पायर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप यकीन मानिएगा कि अब इतनी इंटरेस्टिंग कहानी हो जाएगी जब आप जा रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। बस ये ध्यान रखना, अगर आपका अभी तक पेपर नहीं निकला है और आप वाकई में चाहते हो कि आपका सीएपीएफ या सीडीएस क्वालिफाई हो जाए, इस टाइम पे अपनी तैयारी में कमी मत करना यार। चाहे मैं कह रहा हूं रो के देखो क्लास, चाहे हंस के देखो, बट देखो मेरी इतनी बात मान लो, कल को जब तुम लोग सेलेक्ट होगी ना उसके बाद तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। तुम अलग अलग फील्ड में अच्छा कर लोगे, बट जो जिस यूनिफॉर्म को पहने तुम सब देख रहे हो। कई बार मेरा पूरी पूरा दिन काम करने के बाद रात को जब बैठता हूं मैं 12 बजे इकोनॉमिक्स की किताबें लेके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, अगर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मेरी कमांड किसी भी थोड़ी कम है तो इकोनॉमिक्स से, बिकॉज मैं बीएससी वाला स्टूडेंट हूं और मैं खुद से कर रहा हूं, तो मैंने कभी कोचिंग ली नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मुझे भी कई बार बहुत नर्वसनेस होती है बैठते हुए कि कई बार चीजें बुक से पढ़ता हूं नहीं समझ में भी आती कुछ चीजें, मेरे भी, मैं भी इंसान हूं। बट हाँ ये कि कर लेता हूं मैं। तो वही एक दो फिर मोटिवेशनल गाने सुनता हूं, थोड़ा मामला सही हो जाता है। देखिए कहानी को समझें, ध्यान दीजिए। एक तरफ हो गए बैराम खान, और बैराम खान के अंडर में जो है अकबर की जो है ट्रेनिंग हुई है। और वहीं पर जो सूर अंपायर के राजा थे एक, जिनका नाम था इस्लाम शाह, मतलब जो शेर शाह सूरी के बाद सूर अंपायर के रूलर बने थे इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी की मौत हो गई थी, उनके बाद जो राजा बने थे उनका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के एक इस्लाम शाह के बीच इस्लाम शाह, अभी प्लीज शिवांगी यहाँ पे ध्यान दो, शेर शाह सूरी के बाद जो अगले रूलर बने वो बने इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के एक रिलेटिव है, इस्लाम शाह के एक रिलेटिव है जिनका नाम है हेमचंद्र विक्रम आदित्य। भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, ना तो मैं अकबर का फैन हूं ना मैं किसी का फैन हूं, मैं इस बंदे का फैन हूं। पर्सनली बताऊं, मैं मूवी देखने जाता हूं मैं तो विलेन का फैन रहता हूं भाई, जरा हाथ साफ करने को तो मिलता है। सच बता रहा हूं, ये जो बंदा है ना इसका हूं मैं फैन। सच बता रहा हूं, मैं इसका फैन हूं। मुझे तो अगर कभी पिक्चर में बोलेंगे ना तो मैं बोलूंगा मुझे तो विलेन का बोल दो यार। सच बता रहा हूं, एक्टर उक्टर को मारने का तो चांस मिलेगा तो मैंने 3-4 लास्ट में वो गोली मार देगा, हम सस्ते में पड़ जाएंगे। बट पूरी मूवी में सोच के 2.5 घंटे हम तोड़ ही रहेंगे उसको, है ना? है ना? कभी हम उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे, है ना? कभी हम उसका हाथ साफ करेंगे, लास्ट में हमें गोली मार देगा, हम निपट जाएंगे। लाइक चलो अब आइए चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, हेमचंद्र विक्रमादित्य इस्लाम शाह के रिलेटिव है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि इस्लाम शाह के रिलेटिव है हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो आप इस बात को मान सकते हो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का एक रिलेशन निकल गया सूर अंपायर के साथ। हेमचंद्र विक्रमादित्य का एक रिश्ता निकल के आ गया सूर अंपायर के साथ। इस बात को आप इजीली मान सकते हैं। ठीक, अब जब हेमचंद्र विक्रमादित्य को एक खबर सुनने को मिलती है कि पूरा सूर अंपायर खत्म कर दिया भाई हुमायूं ने, भाई ये बंदा हो जाता है बिल्कुल गुस्से में बेकाबू। कहां है हुमायूं, सामने लाओ, कहां मिलेगा हुमायूं, काट दूंगा काट। और भाई साहब ये बंदा एकदम जोश टाइप अपनी आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है, किसने खत्म किया सूर अंपायर, और भाई साहब उखाड़ दूंगा धरती से मुगलों को मैं। मतलब ये भाई जी प्रण लेता है कि इन्हें उखाड़ जाऊंगा मैं मुगलों को, ठीक है, और मैं सूर अंपायर का बदला लूंगा। और एक बात ध्यान रखना हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में, रिकॉर्ड है इसका, आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। ये कहा जाता है इसने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े और 22 के 22 जीता है, इसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य।
अपनी आर्मी को बोलता है जवानों हुमायूं कहाँ है, चलो मारनी हुमायूं को। सीधा मतलब एक होता है ना कि तैयारी करेंगे, कुछ नहीं, स्टैंड भाई साहब, एक हिंदू रूलर है वो, ठीक है, और बिल्कुल जो है एकदम जोश में अपनी आर्मी को तैयारी करता है और चलो। लेकिन इसे खबर मिलती है कि भाई हुमायूं तो मर चुका है। कि कैसे मर गया? अरे वो सीढ़ी से गिर गया था। अरे यार बड़ी सस्ती मौत, मर गया, सीढ़ी से गिर गया था। ओहो, मैं तो यार उसे काटने के मूड में था, वो सीढ़ी से गिर के नाम गया। हाँ, वो तो लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर गया। अच्छा, नो, अब तो सुनिए फिर क्या होता है। तो अब हेमचंद्र विक्रमादित्य बोलता है चलो कोई बात नहीं, उसका बेटा तो जिंदा है, उसके बेटे को मारने चलते हैं, ठीक है। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंच जाता है अपनी सेना के साथ, और दिल्ली में पता करता है कहां मिलेगा अकबर, अकबर कहां मिलेगा, उसे खत्म करेंगे। अब दिल्ली में क्या होता है, सुनिए ध्यान से, दिल्ली में क्या होता है, अकबर बैराम खान इस टाइम पे आगरा में है, अकबर और बैराम खान आगरा में है, ठीक है। और हेमचंद्र पागल की तरह अकबर को ढूंढा मारने के लिए। बदला तो हुमायूं से लेना था, बट हुमायूं तो बहुत सस्ती मौत, बहुत ही सस्ती मौत, चल बसा, सीढ़ी से गिर गया। अब ये अकबर को ढूंढ रहा है मारने के लिए, ये दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली में हुमायूं का एक दोस्त रहता है, दिल्ली में हुमायूं का एक दोस्त रहता है। हुमायूं के दोस्त का नाम था तरदी बेग। ये नाम तुम्हें लिखना नहीं है, थोड़ा एक बुकिश लैंग्वेज है, बट मैं आपको कहानी बता रहा हूं, पूरी कहानी सुन लो। दिल्ली में हुमायूं के एक दोस्त रहते हैं, उनका नाम है तरदी बेग, तरदी बेग। ये नाम लिखना मत, सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पूरी कहानी समझ में। तरदी बेग, तरदी बेग जो है ये हुमायूं के दोस्त थे। तो तरदी बेग को लगता है मेरे दोस्त के बेटे को कोई मारने के लिए आ रखा है, मेरा दोस्त हुमायूं उसके बेटे को कोई मारने के लिए आ रखा है। तो तरदी बेग जाता है हेमचंद्र के सामने अपनी आर्मी लेके थोड़ी बहुत। हाँ भाई हेमचंद्र कौन है तू, क्यों किसको ढूंढ रहा है तू, अकबर को ढूंढ रहा है? हेमचंद्र बोलता है यार कोई भी उठा के मुझसे लड़ने आएगा क्या, इधर। तरदी बेग का गला पकड़ता यूं, खत्म, निकल साइड। अब बता अकबर कहाँ है, बताओ अकबर कहाँ है? तो मतलब मुंह उठा के कोई भी मुझसे मतलब जो है लड़ने आ जाएगा यार। अब भाई ये बड़े जोश में जाता है तरदी बेग, तू अकबर को मारेगा, हेमचंद्र आजा। हेमचंद्र का गला पकड़ता है सीधा, खत्म एक बार में, ठीक है। उसके बाद अकबर के पास मैसेज पहुंच जाता है, बेटा आ गया है तुझे मारने कोई, ठीक है। अकबर है छोटी सी उम्र का, 13 साल की, उसे समझ में नहीं आता। वो बोलता है बैराम खान अंकल ये क्या हो रहा है, मुझे मारने कौन आ रहा है? बैराम खान बोलता है बेटा रुको, अभी रुको बेटा, बोल बेटा पियो, मैं देखता हूँ। तो बैराम खान कहता है कौन है, कौन आ रहा है? तो अब सुनेंगे, अब बैराम खान को पता लगता है कि भाई कोई हेमचंद्र नाम का जो है व्यक्ति है, वो मारने आ रहा है, बदला लेना आ रहा है। तो हेमचंद्र से बात होती है कि भाई अब तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो बैराम खान बोलता है ठीक है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अब बैराम खान को पता चल जाता है कि भैया हेमचंद्र का मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो बस अब यहाँ पे डिस्कशन होता है कि भैया पानीपत पे आमना सामना होगा, तैयार हो जाए। तो अकबर को हमारे हवाले कर दो, हम जान से मारेंगे उसे। अगर तुम अकबर को हमारे हवाले नहीं करोगे तो बेटा युद्ध लड़ लो, युद्ध के बाद हम उसे अपने आप खत्म कर देंगे। देखते हैं किसमें है कितना दम। एक तरफ हिंदू राजा जिसका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, और एक तरफ मुगल किंग जिसका नाम है अकबर, आमने सामने। भाई साहब आइए, इसी को बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसी को बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। और यहाँ पे ठीक है, ईयर है 1556, ईयर है 1556। अब आप कभी भूलोगे नहीं, आप ये स्टोरी आप हमेशा ध्यान में रखोगे। और एक तरफ मेरा फेवरेट भाई, मैं तो उसका फैन हूँ, मेरा फेवरेट भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य है। भाई साहब मतलब क्या ही कहूँ मैं तो, मुझे कभी पिक्चर में रोल करा मैं तो मुझे हेमचंद्र का बोल दो भाई, सच बता रहा हूँ, हमें निबंधन पर हेमचंद्र विक्रमादित्य एक तरफ और यहाँ खड़े हैं अकबर और साथ में पीछे खड़े हैं बैराम खान, ठीक है। और भाई साहब पूरा माहौल बन चुका है, मतलब इस तरह। हाँ हेमू भी अफगानी थे कपिल, हेमू भी अफगानी है, ठीक है। ये हेमचंद्र भी अफगानी है, ठीक है, ठीक है भाई कपिल, क्लियर ना। अब देखिए विशाखा जोशी, सबर तो रखो, है ना, आराम से। ये जोशी रावत बिष्ट, ये उत्तराखंड वाले ने समझाओ यार, रुक जाओ। ये जोशी रावत जितने भी होते हैं ना बिष्ट, ये समझते नहीं। उत्तराखंड यहाँ हमेशा जो है, मैं कह रहा हूँ ना यार, मैं तुम्हारी ये कास्ट देख के समझ जाता हूँ उत्तराखंड वालों, समझो आप, मत भूलो विशाल सर देहरादून। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। हाँ यूपी भी शांत बैठा है भाई, मध्य प्रदेश भी शांत बैठा है, सब शांत बैठे हैं। चलो ध्यान दो, चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए यहाँ ध्यान दें। ओके चलो, तो आमना सामना हो चुका है। हाँ इन्हें मैं ही समझाऊंगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य इस तरफ और सामने जो है अकबर, ध्यान दीजिए। अब हेमचंद्र बोलता है अभी बच्चे को हटाओ बे, ओए ये कौन सामने बच्चा बैठा है, ये लड़का क्या हमसे, अच्छा ये अकबर है, ओहो आजा बेटा आजा, आओ तो घोड़े से निकल के बाहर। हाँ बेटा तो ये सबक सिखाएं, आजा। अकबर भाई पीछे खड़ा हो जाता है, अरे बैराम अंकल जाओ, मुझे मार देंगे। तो भाई साहब लड़ाई होती है शुरू, हेमचंद्र बोलता फायर, मारो भाई साहब, गोलियां शुरू, ठीक है। और वहां से भी मामला शुरू, ठीक, बैराम खान, ठीक है। और भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, बैराम खान के कहां कहां से लग रहे थे, समझ जाओ, इसे पता नहीं चला कहां कहां से बज रहे, कहां कहां से हाथ साफ हो रहा, ठीक। ठीक है, दबा के धो रखा है भाई साहब हेमचंद्र, दबा के भारी पड़ गई थी ना, ठीक है। और हेमचंद्र कह रहा है लाओ यार खूब ठंडा लाओ यार, जल्दी खत्म करो, निपटाओ यार, हाँ बदला लेना है जल्दी। उसके बाद जो है बुरी हालत हो गई बैराम खान की, बैराम खान भी गिर गया घोड़े से, है। अकबर पीछे जाके नहीं छुप गया घोड़े के पीछे, ठीक है। अबे भाई ये कौन आ गया, ये कौन कौन जानवर आ गया ये इनने मुगलों को सफाया कर दिया इसने। तो भाई साहब शुरू के 1 डेढ़ घंटे में ना, शुरू के 1 डेढ़ घंटे में हेमचंद्र ने सबको ढंग से सूद दिया, ये मान लो ढंग से। लेकिन इसी बीच जब लड़ाई चली थी ना, आप देखो कि यहां से भी तीर चल रहे हैं, तीर यहां से भी चल रहे हैं। हेमचंद्र के ना एक तीर आके इसकी आंख में लग जाता है, बस यहां पे कहानी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। लड़ाई चल रही है दबा के, लेकिन एक तीर ना सडनली इसकी आंखों में आके लग जाता है, और वहीं पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो सेना है ना, वो डिमोरलाइज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारे राजा के तीर लग जाएगा, अगर तुम्हारी राजा की आंखों में तीर आके लग जाए, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो तुम अभी तुम बहुत जोश में लड़ रहे हो, अब तुम लड़ रहे हो और तुम एकदम से अरे यार, तो तुम एकदम सब कुछ छोड़ के अपने राजा को बचाने जाओगे। इसी मोमेंट पे बैराम खान ने फायदा उठाया और बाजी मार ली, और हेमचंद्र का गला पकड़ के बैराम खान ने उसे बंदी बना लिया, और घसीटता हुआ उसे वो दिल्ली लेके आ गया बैराम खान। और दिल्ली में उसने हेमचंद्र को ऐसा पकड़ा कि देखो ये होता है मुगलों से पंगा लेने का रिजल्ट, बड़ा हीरो बनता था ये है वो है, देखो आज हेमचंद्र विक्रमादित्य का मर्डर तुम लोग अपनी आंखों के सामने देखोगे। और दिल्ली में क्या होता है कि अकबर को बोलते हैं बैराम खान, लीजिए अकबर साहब ये है तलवार, काट दीजिए इसका सर। अकबर बोलता नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, नॉन वेजिटेरियन काम तुम ही करो बैराम खान, तुम इसलिए सुटेबल पर्सन हो, तुम इसका अलाउंस दूंगा मैं। बैराम खान बोलते हैं ओके बैराम खान क्या करते हैं, बैराम खान जो है
खुद इसका गला काट के टांग देते हैं, ठीक है, हेमचंद्र का गला काट देते हैं बहराम खान और दिल्ली में इसका गला टांग देते हैं। इस तरीके से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है नहीं बढ़िया कहानी भाई साहब। ये जो बंदा है ना, हाँ ये बंदा भाई साहब एक नंबर बिल्कुल। हाँ इसको हेमू भी बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हम हेमू भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हेमू। डन हो गया, आगे चलें। अगर हेमचंद्र के तीर ना लगता तो ये तो सब नप जाता है अभी तक। आपको एक चीज बताऊं मैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीज रही है, कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीज रही है। अभी रुक जाओ, अभी जब मैं सिविल सर्विस कैटेगरी में जाऊंगा, अभी तो थोड़ा क्योंकि मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने अभी खुद अपने आप को खुद ही पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी कैटेगरी काफी लोड है, तो और जो समय मिलता है उसमें अपनी तैयारी कर रहा हूं। बट जब भी कभी मेरे को मौका मिलेगा, अगर मैं कभी सिविल सर्विस कैटेगरी में जाऊंगा, तो आप लोग मेरी स्पेशल क्लास देखना। वहां पे जब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा ना, तो मैं आपको मेंस पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा कि हाँ आप एक आंसर कैसे लिख सकते हैं, लाइक मतलब कैसे। तो मैं आपको किसी लो चलो एक जैसे एग्जांपल देता हूं। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कोई मुझसे पूछेगा तो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखूंगा यार कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, अब ये कहानी तो सबको पता है कि हाँ हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है हार गए थे और बलराम खान जीत गए थे, बट नहीं, मैं अपनी चीज को दूसरों से यूनिक कैसे लिखूंगा? हाउ कैन आई शो माय आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, सर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, इससे हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है। उसी मैसेज से हम लोगों ने हिस्ट्री को भी कंस्ट्रक्ट किया है। सर ये क्या लिख दिया आप, हम बताते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या आप कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जो आपको फ्यूचर बता देंगे कि हाँ फ्यूचर में आप लोग किसका इतिहास पढ़ने वाले हो। कुछ ऐसी लड़ाइयां होती है जो ये चीज तय करके जाती है कि भविष्य में लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। इस लड़ाई ने ये चीज तय कर दी थी कि भविष्य में आप लोग मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, क्योंकि जीत कौन गए थे मुगल्स। अब लंबे समय तक आपको ये तो रूल करते नजर आएंगे। अगर इसी युद्ध में मान लो हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत जाता, तो यहीं से हिस्ट्री की किताबें बदल जाती और उन्हीं हिस्ट्री की किताबों में आपको ये देखने को मिलता कि अब आने वाला इतिहास अफगानियों का है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का है। अब लंबे समय तक हमारे देश के युवा पीढ़ी और यूथ हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ युद्ध या कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं जो आपको ये तय करने में हेल्प करती है कि हाँ भविष्य किसका है, फ्यूचर किसका है। मतलब एक ऐसी वॉर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो तय करके गई कि हाँ भविष्य मुगलों का है और भविष्य में आप हिस्ट्री में मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। बट अगर इन दिस वॉर, अगर इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य की जीत हो जाती तो भविष्य कुछ और होता, किताबों में कुछ और छपा होता। तो कुछ वॉर्स ऐसी होती है जो भविष्य डिसाइड कर देती है। इंप्रेस हो जाएगा, सामने लिख दो एक लाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी बातें आपकी जो है समझ में आई होगी। ठीक है आगे बढ़े। चलो अब इतनी बातें हम लोगों की जो है समझ में आ चुकी है। ध्यान दीजिए, अपना कमेंट्स को रोकिए, कैसे कवर करते हैं, टेंशन मत लो यार। चाहे बैच 10 मई को खत्म हो, तुम इस टाइम टेबल को देख ही रहे हो। टाइम टेबल तो हम बनाएंगे ना, टाइम टेबल तो हम बनाएंगे, क्लास हम बनाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? इसके बाद हम लोग जो है आराम से बैठो, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ देखो तुम्हारा बैच इस दिन खत्म होगा, जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे इस दिन खत्म। तो इसका वेट करो यार, बहुत समय, आराम से बैठो। ठीक है हम तय करेंगे ना भविष्य, है ना। यहाँ तक आपको रेगुलर बनना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कहानी, पहले बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए ध्यान, ठीक है ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, ध्यान से देखना। अरे मेरे भाई विवेक, अफगानी उसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके अफगानों के साथ रिलेशन अच्छे थे। ठीक है विवेक, कंफ्यूज मत हो उस चीज में, ठीक है क्लियर, समझ गए बात। हाँ अफगानी को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई अफगानी बोलते हैं। कपिल नो नीड यार, डाइजेस्ट याद करने की उसकी नीड नहीं है, ठीक है कपिल। हाँ वो सब आप अननेसेसरी बात। एक सेकंड यार, सर का फोन है, वेट। हेलो हाँ जी, आज से लॉन्च हो जाएगा ना, बच्चों का शो हो जाएगा नहीं, जान, ओके चलो भाई ध्यान दे, अब आइए ध्यान दीजिए। अकबर की हम लोग रिलीजियस पॉलिसी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रिलीजियस पॉलिसी का क्या मतलब है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। अकबर की धार्मिक नीति, समझना बात को। अकबर की धार्मिक नीतियां देखो यार, अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये किसी भी रिलीजन को गलत नहीं मानता था। श्रद्धा मामले, सॉरी सर, पानीपत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से अगर आप पानीपत को देखेंगे तो एक्चुअली जैसे मैं आपको बताता हूँ, श्रद्धा तक बहुत बेसिक आंसर मैं आपको देता हूँ। आपने देखा कि आज एक बहुत फेमस ग्राउंड इंग्लैंड में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, लॉर्ड्स, सुना ना आपने? लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का मैदान है ना। तो जैसे इतने बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं मैचेस के लिए, है ना, स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए इतने बड़े स्टेडियम होते हैं जिनका नाम चलता है। तो ऐसी पानीपत एक ऐसी जगह थी जो काफी प्लेन एरिया है, जहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ करते थे। तो युद्ध वगैरह के लिए वो जगह बहुत फेमस थी। युद्ध के लिए एक मैदान था पानीपत जो काफी फेमस था। ठीक है श्रद्धा, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अकबर के हिसाब से देखें, मतलब आप कह सकते हैं एज अ बैटलफील्ड, जगह और भी हो सकती हैं, नेहा बट वो काफी फेमस थी पानीपत, ऐसा नहीं कि वहीं पे सारी लड़ाइयां होंगी, बट हाँ आप कह सकते हैं यूपी में काफी फेमस जगह थी, ठीक है नेहा। Now, अब अकबर, अकबर कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन को, अकबर जो है वो हर एक धर्म को जो है सपोर्ट करता है। ध्यान से देखिए, अकबर जो है वो सपोर्ट करता है हर एक धर्म को, हर एक धर्म को अकबर सपोर्ट करते हैं। हाँ मैं कह सकते हैं, ठीक है चलो अब आप प्लीज जरा इस चीज को कवर कीजिए फटाफट।
अकबर हर एक धर्म को सपोर्ट करता है, क्यों? देखो, अकबर को पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना है। सोच बिल्कुल इनकी नेक्स्ट लेवल है। इन्हें पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना है, और अगर इनको पूरे भारत में बहुत बड़ा अंपायर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा अंपायर बनाने की सोच रहा है तो तभी पॉसिबल है जब आपके टर्म्स कंडीशंस, जब आपकी बातचीत का तरीका सबको पसंद होगा। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। आज अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरे इंडिया में नाम हो जाए, जनरली बात सोचो, मतलब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से अलग बताता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आज मैं चाहता हूं कि मेरा पूरे इंडिया में नाम हो जाए तो तभी हो पाएगा कि जब मैं हर एक व्यक्ति के साथ अपना स्वभाव अच्छा रखूंगा। अगर आज मेरा स्वभाव हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरे देश में नाम नहीं बना सकते। पूरे देश में आप नाम तभी बना सकते हो जब आपका स्वभाव हर एक व्यक्ति को पसंद आएगा। ठीक है, तो अकबर को ये पता है कि अगर मुझे इंडिया में एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना है, अगर मुझे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो वो तभी बन पाएगा जब मुझे हर व्यक्ति लाइक करेगा, जब मुझे हर बंदा पसंद करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर मैंने हर धर्म के लोगों का दिल जीत लिया तो हर व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी बात को मानेगा, कहीं ना कहीं मैं इस पूरे देश का राजा बन जाऊंगा। बात समझे? बात समझे ना? तो यही रीजन है कि अकबर ना हर एक धर्म के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, हर एक धर्म को उसने रिस्पेक्ट दिया। तो मेन पर्पस क्या पता है? क्योंकि इसको पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना है। अगर आप पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा अंपायर बनाना चाहते हो तो आपको हर व्यक्ति के साथ बना के रखनी पड़ेगी, बना के चलनी पड़ेगी। अब बात समझे? समझे बात? तो ये अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने क्या किया? एक धर्म बनाया, दिन ए इलाही। इसी दिन इलाही को हम एक नाम से और जानते हैं, कहीं बुक में आप पढ़ोगे, आप इसे तौहीद ए इलाही भी बोलते हो। तौहीद ए इलाही, आप तौहीद ए इलाही बोलो, आप दिन ए इलाही बोलो, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप दिन इलाही बोलो, आप तौहीद इलाही बोलो, बात एक ही है। सर दिन इलाही क्या है? आप इस बात को समझिए कि आपके सामने एक धर्म है जैन धर्म, आपके सामने एक धर्म है हिंदू धर्म, एक धर्म मान लो क्रिश्चियनिटी। तीन चार धर्म आपके पास, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदू हो गया, जैन धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, कई सारे धर्म आपके सामने रखे हुए हैं। आपने हर धर्म से कुछ कुछ अच्छी चीजें उठाई, आपने हर एक रिलीजन की, हर एक धर्म की कुछ अच्छी अच्छी बातें उठाई और उन सभी बातों को मिक्स करके एक नया धर्म बना दिया, दिन इलाही। मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, हर एक धर्म की मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें उठाई, इन सभी बातों को मिक्सअप करके एक नया धर्म बना दिया जिसको बोलते हैं दिन इलाही। मतलब दिन इलाही एक ऐसा धर्म है, इसमें हर धर्म की अच्छी बातें हैं, एक ऐसा धर्म जिसमें आपको हर एक धर्म की कुछ ना कुछ अच्छी बातें नजर आएंगी। ये वही वाली बात होगी कि मैंने किसी बुक से ज्योग्राफी का थोड़ा सा कंटेंट लिया, किसी बुक से मैंने पॉलिटी उठा ली, किसी बुक से मैंने इंग्लिश उठा ली, किसी बुक से मैंने इकोनॉमिक्स उठा ली, और सब कुछ मिला के मैंने अपनी बुक बना दी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सेम, तो दिन इलाही क्या है? एक रिलीजन है जो अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को उठाकर मिक्सअप करके बनाया गया है। समझे? क्लियर? लेकिन लेकिन ये धर्म फेल हो गया, ये धर्म चल नहीं पाया। हाँ, संविधान के एग्जाम्पल की पूजा आप ले सकते हैं, बट ये धर्म फेल हो गया, चल नहीं पाया। क्या बात करो सर? हाँ सर, ये धर्म क्यों फेल हो गया सर? क्यों नहीं चल पाया? ध्यान दें, सर धर्म क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं चल पाया सर? ये धर्म इसलिए फेल हो गया, ये इसलिए नहीं चल पाया बिकॉज इस धर्म की ना कंडीशंस जो थी वो बहुत टिपिकल है। मतलब इस धर्म को अपनाना इतना आसान नहीं है। अकबर ने बहुत ही टफ टिपिकल कंडीशंस रखी हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फिल कर पाओगे देन ही आप इस धर्म को जो है अपना सकते हो। सर एग्जांपल दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इस धर्म को अगर किसी को अपनाना है तो पहले वो अकबर को जाके अपना इंटरव्यू देगा। मतलब ये नहीं कि मूड उठाया मैंने और मैं दिन इलाही अपना लूंगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जब इस धर्म के बारे में लोगों को पता चला तो पीपल वर वेरी हैप्पी, यार बहुत अच्छी बात है, मतलब एक धर्म के अंदर इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है, इट्स रियली वेरी नाइस। लेकिन जब लोगों ने सुना कि इस धर्म को अपनाने की तो कंडीशंस है, भैया अकबर से पूछनी पड़ेगी, इस धर्म को अपनाने की अलग अलग कंडीशंस है, उन कंडीशंस को फॉलो करके आप इस धर्म को अपना सकते हो। तो हमने बोला क्या कंडीशन की? पहले अकबर से मिलना पड़ेगा, है ना? अगर अकबर आपको इस धर्म के लिए फिट समझेगा तो ही आप इस धर्म को अपना सकते हैं। हमने कहा ऐसे भी इंटरव्यू है क्या कि अकबर रिकमेंड करेगा तो ही हम ले पाएंगे? कि हाँ ऐसे ही समझ लो। हमने कहा अच्छा, कि आप जाएंगे, अकबर आपकी एसएस भी लेगा, आप अगर रिकमेंड हो जाएंगे देन यू आर एबल टू जॉइन दिस धर्म। हमने कहा ओके चलो भाई, और कहीं रिकमेंड होना हो यहाँ रिकमेंड हो जाते हैं अकबर सबको कॉन्फ्रेंस आउट करता रहा। हमने कहा ये तो किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, ये तो भाई सबको कॉन्फ्रेंस आउट कर रहा है, ये तो किसी को समझ नहीं रहा है इस लायक कि वो बंदा धर्म भी अपना लेगा। ठीक है, तो बहुत रेयर लोगों को चुनता था ये। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेयर लोगों को चुनता है कि हाँ तुम इस धर्म के लिए फिट हो, तुम अपना सकते हो, नहीं तुम फिट नहीं हो, तुम नहीं अपना सकते। ठीक है, अब पूजा यादव देखो यहाँ क्या कह रही है कि सर अकबर ने बनाया क्यों था? इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका इक्वालिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है, सुनिए ध्यान से। तो बहुत कम लोगों ने इसको अपना पाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धर्म को अपनाएगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस धर्म को अपनाएगा वो जिस महीने पैदा हुआ है उस महीने वो मांस मच्छी का प्रयोग नहीं कर सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता। अगर आप दिन इलाही अपनाने जा रहे हो तो जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन, जिस भी दिन आप पैदा हुए उस पूरे महीने आप नॉनवेज नहीं खा सकते। आपको काफी सारा जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति कहा जाता है, वो भी आपको दान में देनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, कौन अपनी संपत्ति दान में देगा ना? मतलब अगर आप इस धर्म को अपनाओगे तो आपको अपनी संपत्ति दान में देनी पड़ेगी, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो बहुत कुछ टफ या टिपिकल कंडीशन थी, तो जो हर कोई नहीं अपना, जो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, है ना? ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए ज्यादा लोगों ने धर्म को अपनाया नहीं था। गेट माय पॉइंट? नो पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। सर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू टॉलरेट नहीं करते बुद्धिज्म और जैन को, यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हिंदू लोग देखो, एक्चुअली क्या है ना, हमें हिंदू को किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है जब ब्रिटिशर्स ब्रिटिश भारत आए थे हमें प्रॉब्लम उनसे भी थी। हमें प्रॉब्लम इस चीज से कि आप हमें जबरदस्ती क्यों अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, अकबर इस्लाम को ही मानता था रवि, बट वो और धर्मों की भी इज्जत करता था। अकबर इस्लाम को ही मानता है बट ही आल्सो गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजंस, वो दूसरे धर्मों की भी इज्जत करता है। ठीक है रवि? विवेक टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने बताया इनफ। ठीक है विवेक? ओके, हमें प्रॉब्लम नहीं है इस्लाम से, हमें मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किस चीज से? आप हमें जबरदस्ती इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हो? हम अपने धर्म में हैप्पी हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर मैंने अभी हिस्ट्री स्टार्ट किया है, सर मैं मुगल अंपायर से स्टार्ट कर लूँ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लास में रेगुलर और जो छोटा सा पॉइंट से कवर कर लो। सर अकबर ने फॉलो किया था इस रीजन को क्योंकि सेकंड कंडीशन तो कर ही नहीं पाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑब्वियसली बात है यार,
अकबर जो है उसका धर्म बनाया है ना, वो राजा है, उस वो जो उसको करना वो करेगा। मीन उसे मैंने अकबर ने धर्म को बना दिया, ऑब्वियस सी बात है यार, वो क्यों वो टर्म्स एंड कंडीशन अपने ऊपर क्यों अप्लाई करेगा ना, वो थोड़ी अपनी प्रॉपर्टी सबको दान में दे देगा, समझे बात, वो अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, वो अपने आप को बाहर रख रहा है उस चीज से, है ना। चलिए अब ये बात हो गई हमारी, अब देने ही रही, मैंने आपको बता दी द न्यू रिलीजन बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा धर्म जहाँ पे भगवान एक ही है, ठीक है। तो आप मैंने क्या करा, इट हैड ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ एवरी रिलीजन, हर धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हर धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं काफी अच्छी बातें यहाँ पे करी हैं, सिर्फ 15 लोगों ने इसको जो है ज्वाइन किया था बीरबल को मिला के। अब बीरबल तो भैया अकबर के साथ रहता ही था, है ना। अब मुझे पता है कि मुझे तो अपनाना पड़ेगा, मैं तो सारा दिन इसी के साथ बैठता हूँ भाई, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। अब बीरबल साहब जो है अकबर का प्रशासन, देखो दोस्ती यहाँ पे तो भारी पड़ जाती है ना। अब बीरबल का मन नहीं भी होगा लेने का ना, बीरबल चाह भी होगी, अब अकबर ने बोला बीरबल तुम तो अपनाओगे ना, हाँ हाँ सर मैं तो अपनाऊंगा ही, है ना। भले वो मन में कुछ बोल रहा होगा, भले उसके मन में कुछ चल रहा होगा कि यार मैं क्यों यहाँ हाँ कर रहा हूँ, क्यों, है ना, मुझे अपना रिश्ता निभा। अब देखो अकबर की कोर्ट में था ना, मतलब समझो बात को यार, फीलिंग को समझो ना। अकबर का प्रशासन संभालता है बीरबल, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीरबल संभालता है, तो अकबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बंदा है बीरबल। तो अकबर ने बोला बीरबल तो बिल्कुल अपना मैंने बनाई, तो वही बात होगी ना कि मैंने खिचड़ी बना दी, तो मुझे पता है वो खिचड़ी कैसी बनी है, अरे तुम तो खाओगे, मैंने बनाई है ना, हाँ खा लेंगे, डाल दो, ले आओ, लाइक दैट। चलिए तो मात्र 15 लोगों ने जो है इसको अपनाया। ओके नाउ अकबर डिड नॉट कंपेल एनीवन टू जॉइन हिज न्यू रिलीजन, अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया कि तुम मेरे धर्म को अपनाओ। अरे यार तुम फोर्स क्यों करो, तुम इमोशनल कर देते हो, फोर्स करने की जरूरत क्या है। अब ये भाई तुम गले में तलवार रख दोगे, हाँ अपना इसे, ऐसा थोड़ी है। तो अकबर ने बोला अरे बीरबल अपनाओगे ना, है ना। बीरबल ने बोला यार भाई साहब हाँ सर मैं अपना लूंगा। अब फोर्स थोड़ी कर रहा है वो, अब तुमने इमोशनली बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है बंदा अपना लेगा ना, फोर्स करने की जरूरत कहाँ रहेगी, तुमने इमोशनली बोल दिया उसे। चलो हाँ वही वही वही, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर पहले बताइए। ओके वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए चलिए भी ध्यान दें इसे। मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अकबर इंट्रोड्यूस, कनिष्क आपको कमेंट में देख लूंगा, ठीक है कनिष्क। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, मनसब प्रिंसेस ऑफ लोअर ग्रेड रिसीव अ हायर रैंक, द रैंक जॉइंट टू जात एंड सब। अरे देखो सिंपल समझा इसे। अकबर ने अपने समय पे बहुत कुछ इन्वेंशन किए हैं, ये मतलब कह लो आप नई नई चीजें करने की कोशिश करी है। एक कंट्री जिसका नाम है मंगोलिया, एक देश जिसका नाम है मंगोलिया, मंगोलिया से अकबर ने एक चीज कॉपी करी जिसको बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। ये सवाल आईबी के पेपर में आया था, मैं आपको पहले बता दूं, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए कि अकबर ने जो है सर इतनी अच्छी स्लाइड आप कैसे बना लेते हो, मैंने थोड़ी बनाई है, मेरे को स्लाइड का नहीं पता, ये तो बना देती है टाइपिस्ट, मैं थोड़ी बनाता हूँ यार, फालतू समझो यार। आज तक मैं शुक्र मानो मैं क्लास तक मुझे, देखो आपस की बात है, समझो बात, देखो हर इंसान में सारे टैलेंट नहीं होते, समझे बात। मुद्दा ऐसा है कि कंप्यूटर के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ, ठीक है। अरे विंडोज चेंज कर दो वही सब, हाँ कंप्यूटर वगैरह में इतना वो नहीं है मेरा हाथ साफ, मैं आपके सामने क्यों दिखाऊं जो नहीं आता मुझे, तो मैं वही बोलता हूँ जो मुझे आता है। तो यार बना लेता हूँ यार, वो समझो यार, समझ जाओ ना यार, क्या समझो। चलिए आगे चले, चलो हाँ अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान देना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, मंगोलिया की बात करते हैं। तो मनसबदारी सिस्टम जो हमने मंगोलिया से लिया है, हमने वही अकबर ने लिया है, अकबर महान इंसान तो अकबर जो हमारे महान इंसान है, इन्होंने जो है मनसबदारी सिस्टम मंगोलिया से लिया है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, आपने प्रेमबल यूएसए से लिया है, ऐसे भाई साहब ने मनसबदारी सिस्टम लिया मंगोलिया से। हमने एक बात बताओ भाई तुमने क्यों लिया ये, अकबर भाई क्यों लिया तुमने ये। तो बोलते हैं कि यार इससे फायदा हो जाएगा। हमने कैसा फायदा हो जाएगा कि अब ना लोगों को रैंक मिल जाएगी। हमने का मतलब अब आप पहले इस मनसबदारी सिस्टम को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ लो, उसके बाद इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है ध्यान सुनो, ठीक है ध्यान देना। मनसबदारी सिस्टम क्या है, एक्चुअली मनसब जो शब्द होता है, मनसब शब्द का मतलब ही होता है रैंक, पहली बात तो ध्यान रखना। मनसब शब्द का मतलब ही होता है रैंक, जो मनसब वर्ड है इसका मतलब ही होता है रैंक, सबसे पहली बात। अच्छा सर ठीक, अब ध्यान सुनना, मनसब शब्द होता है रैंक। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 और मैंने यहाँ से लिखा 1 से लेकर 7000। अब आज हम लोग आर्मी में कैसी रैंक देखते हैं, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल। यहाँ पे ऐसी रैंक नहीं मिलेगी। चलो क्लास में सूरज को पकड़ लेते हैं और एक नेहा को ले लेते हैं, है ना, इक्वालिटी में चलेंगे। नेहा और सूरज, हमने दो लोगों को ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत बढ़िया होते हैं, इसमें बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है ध्यान से देखिए। अब नेहा और सूरज, अकबर ने क्या किया, अकबर के पास 1 से लेकर 7000 नंबर है। आप लोग प्लीज यहाँ पे कमेंट्स करो, यहाँ पे ध्यान दें। 1 से लेकर 7000 नंबर, मान लो कि मैं अकबर हूँ, इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं, है ना। 1 से लेकर 7000 तक नंबर है मेरे पास, मैं हूँ अकबर। तो मैंने बोला सूरज कम है, सूरज ने बोला सर कि तुम्हें मैं रैंक देता हूँ, वैसे 1 में 10 होगा, यहाँ पे रैंक 10 से शुरू होती है 7000 तक, वन मत करना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7000। अब सही है, सूरज को मैंने बुलाया, मैंने सूरज मैं तुम्हें रैंक देता हूँ 15 नंबर, तुम 15 रैंक वाले हो। सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सूरज तुम्हें तो मैंने रैंक दी है, तो मैंने रैंक दी है 15, तो यहाँ पे रैंक का मतलब नंबर से है। अब आप जैसे आप देखते हो सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये सब रैंक्स हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन ना बोल के आप बोलोगे 10 11 12, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सुनो, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, 10 11 12। तो जितना ज्यादा ऊंचा नंबर मतलब आपकी पोस्ट उतनी ज्यादा बड़ी है, जितना छोटा नंबर आपकी पोस्ट उतनी छोटी है। मैंने कहा सूरज मैं तुम्हें देता हूँ रैंक 15, तुम बोलोगे सर क्या काम रहेगा, मैंने कुछ नहीं, सुबह आना और जो है हाथियों को कपड़ा मारना, क्लीन करना बढ़िया करके। अरे सर अच्छा ओके सर मतलब आपने मुझे ये रैंक दी, मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे जो है नेहा आती है, नेहा, नेहा बड़ी खुश है। नेहा तुम्हें रैंक मिलती है 12। ओ सर तो मुझे लगा 1000 या 2000 देंगे।
क्या काम रहेगा सर मेरा? बेटा तुम आना, है ना, और जरा धूल मिट्टी हटाना, जरा जालियों में लगी है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब एकदम से क्लास में जो है अभिजीत को हमने पकड़ लिया, अभिजीत, अभिजीत तुम्हें दी मैंने रैंक 7000 सर, क्या बात कर रहे हो, मैं सर, हाँ तुम्हें रैंक दी 7000 सर, अब मेरा क्या काम होगा? अबे तुम भाई तुम मिलिट्री कमांडर हो सबसे बड़े, तुम आर्मी ऑफिसर हो सबसे बड़े भाई साहब, तो वो उड़ गया हवा में, वो अभिजीत गया, अभिजीत आ रही हो, अभिजीत, अभिजीत आ रही हो, हो गया काम से, तो वापस लाओ चलिए नो, अरे अब यहाँ पे क्या है, अभिजीत सपनों की दुनिया में गया, 7000 चलो सिलेक्शन होना हो 7000 रैंक ही मिली चलिए, है ना। अब देखें, तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ क्यों बताई कि जितनी बड़ी रैंक होगी उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी, उतनी ही ज्यादा आपके हाथ में पावर, मतलब जितना बड़ा नंबर आपको मिलेगा, जितना बड़ा नंबर आपको मिलेगा उतनी ज्यादा आपकी पावर, उतनी ज्यादा आपकी सैलरी, और उतनी ही ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी। और जितना छोटा काम आप करोगे, जितना छोटा नंबर आपको मिलेगा, मतलब उतनी छोटी। तो यहाँ पे नंबर जो है ना आपकी, 10, 100, 500, 1000, 7000, कोई सा नंबर आपको मिल जाए, ये नंबर यहाँ पर रैंक है। रैंक का मतलब यहाँ पे नंबर से है, बट आज आप रैंक का मतलब कैसे देखते हो? कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, वो सवाल है। नंबर का मतलब यहाँ पे रैंक है, जितना बड़ा नंबर उतने सीनियर हो आप। इसी चीज को कहते हैं मनसबदारी सिस्टम, जिसको आपने मंगोलिया से लिया। छप गया दिमाग में, क्लियर? हाँ क्लियर, चलो डन, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे अभिजीत नजर नहीं आ रहा अभिजीत, अभिजीत आ देयर, चलो ध्यान दो, चलो भाई उड़ जाओ अभिजीत चलो ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर होगी कहानी? अब यहाँ पे ध्यान दे, तो अकबर ने मनसबदारी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ताकि प्रशासन और अच्छा हो सके। अब यहाँ ध्यान दे, अकबर ने जो है, अब यहाँ पे देखें, अकबर ने जो है इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम, ताकि प्रशासन और अच्छा हो सके। सर इससे फायदा क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, इससे क्या होगा, एक लेवल मेंटेन हो जाएगा। जब तक मनसबदारी सिस्टम नहीं है तो यार आपको नहीं पता कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसके हाथ में कितनी पावर है, किसके हाथ में कितनी पावर नहीं है। मनसबदारी सिस्टम के आने के बाद एक डिसिप्लिन तैयार हो जाएगा, एक डेकोरम बन जाएगा कि हाँ यार इस बंदे का सीनियर है, इस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होंगी, इसकी सैलरी भी ज्यादा है, अगर मैं मेहनत करूँ तो कल को मैं भी बड़ी रैंक पे जा सकता हूँ। तो प्रशासन को और अच्छा करने के लिए, चीजों को और अच्छा करने के लिए इस सिस्टम को मैं लेके आया, ठीक है। सर अब एक बात बताओ, ये मनसबदारी जो है ये दिया किसको जाता है, ये रैंक दी किसको जाती है? हर किसी को? नो, ये नहीं कि आपने मुंह उठा के किसी को भी रोड से उठा लिया और आज तुझे मनसब देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप ऑब्वियसली बात आप देखते हो ना यार, कि आज जो बंदा सेलेक्ट, जो पेपर निकालता है, जो मेहनत करता है, आज उसी को, उसी का सिलेक्शन होता है, उसी को फिर रैंक मिलती है, कोई लेफ्टिनेंट बनता है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, मतलब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो मनसब यानी कि रैंक, रैंक हर किसी को नहीं मिलेगी। अकबर के जो ऑफिसर्स हैं, अकबर के जो मंत्री लोग हैं, अकबर के जो मिनिस्टर्स हैं, अकबर अपने ही मिनिस्टर्स को रैंक दे रहा है। मैं हूं अकबर, मेरे नीचे मान लो 50 मिनिस्टर काम करते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैं हूं अकबर, मेरे नीचे 50 मिनिस्टर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैं हूं अकबर और मेरे नीचे 50 मिनिस्टर काम करते हैं, ठीक है। इन 50 में से किसी एक बंदे को मैंने रैंक दी 7000, ठीक है, किसी एक को मैंने दी 6000, किसी एक को मैंने दी 500। तो अकबर अपने मिनिस्टर्स को ही रैंक दे रहा है, अकबर अपने मिनिस्टर्स को ही रैंक दे रहा है। सर एक चीज बताओ, जरा यहाँ पे इस कहानी को ध्यान से सीख लेना वरना कंफ्यूज हो सकते हो। ये अकबर है, अकबर के नीचे दो मिनिस्टर मान लो, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। अब यहाँ पे इस कहानी को समझो आप ध्यान से, सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सिर्फ बोर्ड पे ध्यान, वरना कंफ्यूज हो गए जिंदगी भर चीज पे। अकबर के नीचे दो मिनिस्टर है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक है। मान लो कि ये जो है, ये अकबर का मान लो एग्जांपल के लिए हेल्थ मिनिस्टर है, एग्जांपल क्या मान लो, ये अकबर का हेल्थ मिनिस्टर है। और मान लो कि ये जो है अकबर का, मान लो कि ये एग्जांपल के लिए मान लो कि अकबर का जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, एग्जांपल के लिए आप मान सकते हो, एग्जांपल के लिए मान लो बस, ठीक है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये दो अकबर के दो मिनिस्टर है। अब ऑब्वियसली बात है, फाइनेंस का सारा काम मिस्टर वाई संभालता होगा, स्वास्थ्य का सारा काम मिस्टर एक्स संभालता होगा। ऑलरेडी ये दोनों अपने फील्ड में के काम संभाल रहे हैं, मिस्टर वाई फाइनेंस वाला काम संभाल रहा है, मिस्टर एक्स हेल्थ वाला काम संभाल रहा है। लेकिन अकबर ने बोला मिस्टर एक्स तुम्हें एक रैंक भी दूंगा मैं 7000 और तुम्हें मैंने एक रैंक दी 7000। बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ कि तुम अपनी अपनी फील्ड का काम तो कर ही रहे हो, इसके अलावा तुम्हें मैंने एक रैंक और दे दी, 7000 रैंक तुम्हें दी, 7000 रैंक तुम्हें दी। सर इससे क्या होगा? बेटा ये सबसे बड़ी रैंक है मिस्टर एक्स, इसका ये मतलब है कि तुम हेल्थ मिनिस्टर तो हो ही हो, हेल्थ का काम तो तुम करोगे करोगे, साथ साथ तुम अब एक बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हो, तुम्हें अपने नीचे एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि तुम्हें अपने नीचे एक बहुत बड़ी सेना बनानी पड़ेगी, घुड़सवार की, पैदल पैदल सिपाही की, कहीं मतलब तुम्हें अपने नीचे एक आर्मी बनानी पड़ेगी। अच्छा सर, मतलब जिसको ये रैंक दी जा रही है उसको अपने नीचे एक आर्मी भी बना के चलनी है। अभी तक मिस्टर एक्स सिर्फ हेल्थ का काम कर रहा था, बट अब ये बंदा अपने नीचे एक आर्मी बनाएगा, उस आर्मी को भी ये संभालेगा। सेम काम मिस्टर वाई करेगा, ये फाइनेंस का काम तो करेगा बट अपने नीचे एक आर्मी बनाएगा, उसको संभालेगा। और जब कभी अकबर की लड़ाई होगी तो ये दोनों अपनी आर्मी लेकर अकबर की हेल्प करने पहुंच जाएंगे। गेट माय पॉइंट, गेट माय पॉइंट, अब आया समझ में? तो दिस इज द मनसबदारी सिस्टम, क्लियर? इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। अब आप लोग यहाँ पे देखें स्टार्ट को, ठीक है, कहाँ गया चार्ट, ये देखिए। अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, एक रैंक पे दो ऑफिसर हो सकते हैं। क्यों? एक बात बताओ, आज हमारे देश में कितने सारे कैप्टन हैं, कितने सारे मेजर हैं? ये बड़ी मेजर देश में एक ही होता है ना, समझ लो हम चार दोस्त थे, ठीक है, जब सीधी तैयारी करते थे, एक हरदीप, ठीक है, पाजी साहब हमारे, एक मैं और एक कृष्णा विजयवान, हम चार दोस्त थे। जो कभी जब हम चारों ने 7 सीरीज निकाला था, हम चारों साथ जाते थे कोचिंग, एक एक्टिवा पे चार चार बैठ के एसएसबी की। तो कर्नल साहब बाहर से हल्ला, तुम नहीं होंगे कमेंट, तमीज तुम्हारे की। हमने कहा सर बहुत दूर से आते हैं सर, चलो कभी हरदीप गाड़ी चला रहा, कभी मैं चला रहा, चार लोग एक ही स्कूटी पे लगे भाई साहब, और जा रहे एसएसबी की कोचिंग के पेपर निकाल के। और लड़कियां हंसती थी ऊपर से, देख रहे थे यार आ गए, पूरा गोलमाल बना रखा था उस टाइम पे। और यकीन मानना भाई साहब, जब हम कोचिंग के अंदर घुसते थे ना, तो पता है मतलब सोचते तो ऐसी हैं, मतलब हम लोग, मतलब अपना पता कैसा था हमारा, कि
हमने अपने लाइफ में उस टाइम पे एंजॉय भी किया, पर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करी है। हम जैसे अंदर जाते थे ना, तो कर्नल साहब सामने आके बैठते थे, चलो भाई कौन देगा लेक्चर, तो ना हम पीछे बैठते थे, बैक बेंचर तो थे ही हम। विशाल तुम नहीं आओगे? मैंने कहा यस सर मैं ही आ जाता हूँ। तो ना बाकी मुंह छुपाते थे कि सर हमें बुला लो, तो तू जो उपाध्याय आ गया। तो मैं आगे जाके मैं गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे माय लेक्चर टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड शुरू, ठीक है, और शुरू हो गया भाई बोलना ना। उसके बाद कर्नल साहब देखते थे कि भाई क्या बात अच्छा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दो दोस्त उनका हरदीप, चलो तुम जाओ बाकी, फिर हरदीप आता था, ठीक है, वो बोलता था। तो पता है वो हमें क्या बोलते, तुम यार पढ़ने में अच्छे हो, बहन तुम ये ऐसे चार चार बैठ के क्यों आते हो स्कूल में? हमने कहा सर पेट्रोल बच जाता है हमारा, दो गाड़ी से लाते हैं। अच्छा ओके। और अब यकीन मानेंगे उन चार में से ना, उन चार में से तीन, चार भी नहीं, मयंक रिकमेंड हो गया, कृष्णा भी रिकमेंड, वो दोनों भी कैप्टन है, ठीक है। और हरदीप स्टेट बैंक में सेलेक्ट हो गया, उसकी वजह से स्टेट बैंक में मैनेजर है, और मैं अकेडमी में आ गया। ऐसी थी हमारी कहानी चारों की। हाँ, दो तो रिकमेंड हो गए, एक अभी कश्मीर में है, गलवान वैली में मयंक कैप्टन, एक मेरा फ्रेंड कृष्णा, वो यार वहाँ पे कारगिल में, और हरदीप स्टेट बैंक में चले गया, और मैं अकेडमी में आ गया। हाँ वही, चल कभी बैठेंगे फ्री टाइम में तो बताऊंगा आपको। मेरे जो भी दोस्त रहे तो ऐसे नहीं, मतलब मस्ती करिए, बट पढ़ाई के टाइम पे देखें आप आगे बढ़ते कहानी में। अब देखिए, रैंक 10 से शुरू हो रही है, 10 से लेकर 500, 10 से लेकर 500 अगर किसी को रैंक मिलती है वो कहलाएगा मनसबदार। अब जैसे कि सुनो, जैसे देवेंद्र हो गया, सुनील हो गया, देवेंद्र सुनील को हमने रैंक दी मान लो 50 या 150, अगर किसी को भी आपने 10 से लेकर 500 के बीच में नंबर दे दिया तो कहलाएगा मनसबदार। अगर कोई भी व्यक्ति 500 से लेके अगर कोई भी व्यक्ति 500 से लेके 2500 के बीच में रैंक देते हो, किसी को भी अगर आप 500 से 2500 के बीच में रैंक देते हो, उसको आप बोलोगे आमिर। क्या बोलोगे? आमिर। क्लियर? डन? क्लियर? उसके बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को 2500 से लेके 7000 के बीच में रैंक देते हो तो उसको आप बोलोगे आमिर ए उमदा। आप क्लियर हुआ? ठीक है। तो कुल मिलाकर लास्ट क्या इस बात को आप समझ पाएंगे कि रैंक 10 से शुरू होकर कहां तक जा रही है? 7000। ठीक है। जितना बड़ा नंबर पोस्ट उतनी ज्यादा क्या सीनियर, जितना छोटा नंबर पोस्ट उतनी ज्यादा क्या जूनियर। समझे बात? हाँ, ठीक है, क्लियर? ओके। अब गाइस यहां पे सुनेंगे सभी लर्नर्स। सबसे पहली बात, मैं जो कहूंगा उसे ध्यान सुनना भी, क्लास कोई छोड़ेगा नहीं जो मैं कह रहा हूं। ये तुम प्लस वाले हो है ना, थोड़ा सा तुम्हारा एक एटीट्यूड अलग होना चाहिए बिकॉज यू आर रेगुलर इन क्लास। अभी क्या है, कल लगभग मान के चलना कि मुगल अंपायर निपटा ही दूंगा मैं, कल ही खत्म हो जाएगा। मेनली अकबर में टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि अकबर की पॉलिसी बहुत ज्यादा है। मोस्ट प्रॉब्लम मान लो जहांगीर को ज्यादा पढ़ने को है नहीं, मोस्ट प्रॉब्लम कल मैं आपका मुगल खत्म ही कर दूंगा। मुगल खत्म करने के बाद हम लोग पहले उठाएंगे विजय अंपायर और संगम लिटरेचर, इन दोनों को पढ़ने के तुरंत बाद विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, क्लास में भी बिल्कुल रेगुलर रहे, टाइम से आए, यही उम्र है। ठीक है, पढ़ाई के टाइम में सिर्फ मैंने कल करने नहीं किया था ताकि वो लॉन्च हो जाए तो आपको तसल्ली हो जाए, वो आप ही के लिए कर रहे हैं लोग। तो अभी मैं जाके पॉलिटिकल बैच लॉन्च करवा रहा हूँ, आज शाम से आपको हो सकता है, आज शाम से कल मॉर्निंग तक आपको पोस्टर दिख जाएगा, आप इनरोल कर लेना। ठीक है, और कोई भी ऐसा बच्चा इसको लगता है कि मुझे कभी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई, चलो मैं भी देखता हूँ मैं कैसे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई। बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।